हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुल सलाम और स्वागत करते हैं लेखपाल के इस कोर्स में आपका। पॉलिटी के सेशन में हमने पिछली क्लासों में कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और उसी के आगे आज हम शुरू करेंगे अपना आज का सेशन, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी सा मैंने आपको बताया था, किसी भी देश की जो डेमोक्रेसी होती है उस डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। ठीक है, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा होता है मीडिया। तो हमें इनमें से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पे ध्यान देना है, ये आपके पॉलिटी के अंदर आते हैं। मीडिया आपका चौथा पिलर होता है जो इनविजिबल होता है। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। इसी में आज का जो पिलर है उसमें हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। ठीक है, विधायिका पढ़ चुके हैं, अब कार्यपालिका पढ़ने की बात आई है तो इसको देखेंगे। ठीक, जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में के को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहली आपकी संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो केंद्र की कार्यपालिका है, केंद्र की जो कार्यपालिका है उसको हम कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसको आज हम जानेंगे, समझेंगे और इस पर कुछ चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका हो चाहे राज्य की कार्यपालिका हो, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लेजिस्लेचर या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना, है ना। कानून बनाने वाला कौन है? विधायिका। ठीक है, कानून को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? कार्यपालिका। और जब इम्प्लीमेंट या लागू करने के दौरान जब कोई दिक्कत होती है तो उस पर न्याय देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। और जब ये तीनों पिलर सही से काम नहीं करते हैं तो सारी चीज़ों को बाहर कौन निकालता है? मीडिया। तो इसका जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो एग्जीक्यूटिव को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघ की कार्यपालिका। जब दोस्तों हम संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक बताई गई है, 52 से 78 के बीच में। इसमें हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत के न्यायवादी, इन 4 लोगों को मिलाकर ये कार्यपालिका का गठन हुआ है। 52 से 78 तक पूरा ये डिफाइन है, आप देख सकते हो। ये पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव की एक संरचना है जो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिलकर हमारे किसका गठन करते हैं? कार्यपालिका का। कार्यपालिका में इतनी चीज़ें हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इसीलिए हमने 4 कंपोनेंट बना रखा है। ठीक, चलिए एक एक करके एक एक कंपोनेंट को, एक एक हिस्से को हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जानेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसको रहने के लिए जगह मिलती है, वो मिलती है राष्ट्रपति भवन। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, राष्ट्रपति के रहने की जगह जहाँ पर वो रहता है, और ये आपका दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली के संसद भवन का ही हिस्सा है, आप देख सकते हो। तो चलिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक, और राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भैया, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति बनने की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। ठीक, अब कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं और कहां पर किस चीज के बारे में बात हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो
पहली चीज, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होता है, आर्टिकल 53 का 1 ये बताता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 54 क्या बताता है, इसका इलेक्टरल कॉलेजिएट, निर्वाचन मंडल, मतलब कौन कौन लोग इसके चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी चुनाव की प्रक्रिया में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एक्सेप्ट नॉमिनेटेड, 12 लोग नॉमिनेटेड होते, और ठीक है 12 लोग राज्यसभा से नॉमिनेटेड होते हैं और 2 लोग विधानसभा से, लोकसभा से नॉमिनेटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर 14 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे एमपी प्लस एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मिलकर इसका निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं, ठीक है। सिंगल प्रोपोर्शनल वोट के जरिए, ठीक है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व के जरिए ये अपना वोट करते हैं और उनके वोट का वेटेज होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे ही किसी भी एक व्यक्ति को 50+1% वोट मिल जाता है तो वो क्या होता है, वो बन जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है ना। इसकी प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक लोग भाग ले सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना सिक्योरिटी अमाउंट और अपना प्रतिनिधित्व को दिखाना है, ठीक है। इसका जो निर्वाचन की रीति है या इलेक्शन प्रोसीजर है वो आर्टिकल 55 के अंतर्गत है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, वो आर्टिकल 56 के अंतर्गत है, ठीक है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 57 के तहत है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन या इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन और योग्यता जो है वो आर्टिकल 58 के अंतर्गत बताई गई है ना। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, है ना, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो ये सब चीज़ें। इसको कौन से अलाउंसेस और भत्ते मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, क्या इसकी सैलरी वगैरह होगी, वो सब इसी में डिफाइन है। फिर उसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई भी जज हो, है ना। ओथ दिलाने का काम हो गया। उसके बाद इसको हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति जो होता है वो या तो अपना रेजिग्नेशन दे दे, या तो उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो कुछ ऐसे काम कर ले जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो उसके पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात चलती है, इसे याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर आर्टिकल 61 ये इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। पहली चीज़ तो भैया देखो, राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कितना, 35 वर्ष, ठीक। फिर राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये शपथ इसको कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये सब क्वेश्चन है पेपर के, इसे याद रखिएगा, पेपर में ये बार बार बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं और बनते रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बने और कैसे कैसे बने वो मैं सब आपको अभी आगे के लेक्चर में या इसी स्लाइड में आगे आते आते इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास आता है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं उनके मेन लोगों को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का। जितने भी आईएएस होते हैं वो अपॉइंट किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं उनका मेन कर्ता धर्ता कौन होता है, हमारे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 53, 74 और 78 ये सब इसको डिफाइन करते हैं,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट का जो मेन कंपोनेंट है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ही इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास है। फिर आता है उसकी दूसरी शक्ति विधायकी या लेजिस्लेटिव पावर। विधायकी या लेजिस्लेटिव पावर जो राष्ट्रपति की है वो आर्टिकल 79, 80, 85, 87, 108 और 123 के अंदर आती है। इसमें जो 123 और 108 के अंदर है, ये पेपर में इंडिविजुअली पूछी जा चुकी है। अब देखिए राष्ट्रपति की विधायकी शक्ति क्या है? भाई देखो जितने भी अध्यादेश जारी होते हैं उस पर आखिरी सिग्नेचर, आखिरी चुड़िया किसकी बैठती है? राष्ट्रपति की। भाई जो भी बिल पास होता है वो लोकसभा राज्यसभा के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वे आपका कानून बनाने वाली जो संस्था है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का एक हिस्सा है राष्ट्रपति, ठीक है। ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक को बुलाना। आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान है और राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक को बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, ठीक है। ये ज्वाइंट सिटिंग या जो संयुक्त बैठक होती है इसे बुलाने का काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक, ठीक, इसको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 108 के तहत। इसे याद रखिएगा, है ना। जब ये बुलाता है तो इसका प्रतिनिधित्व इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। इसे याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर जो है इसको प्रिसाइड करता है इस मीटिंग को, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो और संयुक्त बैठक जो होता है वो सिर्फ किस बिल पर हो सकती है? साधारण विधेयक पर। इसे याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल पर। तो देखो ये इसकी एक लेजिस्लेटिव पावर है। इसके साथ साथ इसके पास एक और लेजिस्लेटिव पावर, जब संसद सत्र में नहीं होता है तो कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 123 के तहत ये इसकी कानून बनाने की शक्ति है या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति कहलाती है। आर्टिकल 123 के अंदर ये बताया गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जब संसद सत्र में ना हो। संसद के 3 सत्र होते हैं और जब किसी भी सत्र में सेशन ऑफ हो और राष्ट्रपति चाहे तो उस पर कानून बना सकता है। ये एक टेम्परेरी कानून होता है। संसद के सत्र में आते ही ये कानून 6 महीने के अंदर निरस्त हो जाता है। संसद चाहे तो उस कानून को वैलिड या परमानेंट कर सकती है, वो चाहे तो उसे हटा भी सकती है। तो जैसे फूड सेफ्टी बिल आया था तो वो प्रेसिडेंट के अध्यादेश जारी करने पर हुआ था यूपीए गवर्नमेंट में, इसे याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने वाली चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आता है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं भाई? आपके राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 72, आर्टिकल 143, आर्टिकल 145, 217, 224 में आती हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति देखो जितने भी जज अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट करने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति, उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जितने जज हटते हैं तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस जैसी होती है तो उस पर भी आखिरी साइन कौन करता है? हमारे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। खास चीज क्या है? राष्ट्रपति के पास एक पावर, एक शक्ति होती है एडवाइजरी पावर या एडवाइजरी जुरिडिक्शन।
राष्ट्रपति जब भी चाहे किसी भी मामले पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, आर्टिकल 143 पीछे लिखा हुआ है, आर्टिकल 143 ये वाला, ये आपका जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति की सलाह मांगने का है, एडवाइस जुडिशन का। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, जितने भी जज अपॉइंट होते हैं, जजों की नियुक्ति होती है, उनको सबको अपॉइंट यही करता है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाता भी यही है। तो राष्ट्रपति के पास आपका जुडिशियल पावर भी है। ठीक, क्षमादान की भी पावर आती है राष्ट्रपति के अंदर, ये भी जुडिशियल में आ जाती है, सेमी जुडिशियल में। ठीक, फिर आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में देखो आर्टिकल 112 और 280। ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप प्यार मोहब्बत से बजट के नाम से भी जान लेते हो। और आर्टिकल 280 के अंदर क्या है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का गठन करना राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करने का काम होता है। ठीक है, अभी हाल में ही 15वीं फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, एनके सिंह जिसके चेयरमैन है, 5 साल का इनका कार्यकाल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 52 का सेकेंड पार्ट ये कहलाता है मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जल, थल और वायु तीनों सेना का जो हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना का। ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, एयरफोर्स, मिलिट्री और नवल तीनों का जो हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो ये इसकी मिलिट्री पावर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आती है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब राजनयिक शक्तियां। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उसमें किसके नाम पर होती है, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होती है। ठीक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय डीलें होती हैं उन सब पर किसका साइन होता है, भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, जितनी भी राजदूतीय शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति के थ्रू ही चलती हैं। राजदूत जितने भी अपॉइंट होते हैं उनको भारत सरकार तो करती है, लेकिन फाइनल मोहर कौन लगाता है, भारत का राष्ट्रपति। तो ये इसकी एक डिप्लोमेटिक पावर है, ये अपने आप में एक यूनिक पावर है, इसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद आती है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन एक यूनिक पावर है। यूनिक पावर किस सेंस में है कि आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति का। दोस्तों, इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी या आपातकाल ठीक पार्ट 18 के अंदर है, भाग 18, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में 3 तरह के आपातकाल या इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक, 352 के अंदर जो इमरजेंसी बताई गई वो है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, युद्ध या आंतरिक अशांति के कारण इस तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। भारत में कई बार ये इमरजेंसी लग चुकी है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये आती है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल 356, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है जब किसी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, प्रशासनिक जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो गवर्नर राष्ट्रपति को
नाम पर एक खत जारी करता है और राष्ट्रपति से बोलता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर बोलता है तब ऐसा होता है। राष्ट्रपति शासन हाल में ही अभी अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कई राज्यों में लगता रहा है, गोवा में लगा है, ठीक है, कई राज्यों में लगा है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में तो काफ़ी लगा रहा, न्यूज़ में लगा रहा, क्योंकि देखो ये राष्ट्रपति की पावर का दुरुपयोग भी होता है यहाँ पर और उपयोग भी होता है। तो इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर एक स्टेट इमरजेंसी भी इसे बोलते हैं। कौन सी इमरजेंसी बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी। फिर आते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी में एक चीज़, सबसे पहली पंजाब में लगी और सबसे ज़्यादा बार यूपी पंजाब में ही लगी है, इसे याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है आपकी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश को लगता है कि इस तरह की इमरजेंसी है तो क्या करता है, जितने भी सरकारी लोग हैं उनके पैसों की कटौती करता है। इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक पूरे भारत में अब तक के इतिहास में ये एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा? 0, एक बार भी नहीं लगा। इसे याद रखिएगा। इसको ध्यान रखोगे तो काफ़ी सारे चीज़ों को आप कर लोगे, समझ लोगे। तो ये है आपातकाल की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति आपातकाल जारी कर सकता है। तीनों तरह की शक्तियां हैं और तीनों तरह के आर्टिकल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना भी आती है। ठीक है, मर्सी पिटीशन आती है ना, जैसे कसाब की मर्सी पिटीशन, या बड़े बड़े जितने भी बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी मर्सी पिटीशन आती है, जिनको फांसी की सज़ा मिली है, सज़ा कम करने के लिए आती है। ठीक है, तो ये मर्सी पिटीशन में आती है। ये इसकी एक तरह की न्यायिक शक्ति भी आती है, लेकिन ये पूरी तरह से न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, ये तो बात होगी राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देखो, राष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति बहुत सारे हुए, तो हर राष्ट्रपति के समय में कुछ ना कुछ विशेषताएं रही। किसके समय में क्या क्या विशेषता रही और किस तरह से रही, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आपके पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और किस तरह से बनेंगे देख लेते हैं। देखो, भारत का पहला राष्ट्रपति है ना, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ ना, इनके डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है और इनके ऊपर जाने का जो ईयर है वो दोनों ईयर है ना, ये है। ठीक, अब देखो, भारत का पहला राष्ट्रपति सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे, वो थे, है ना, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, ये लगभग लंबे समय के लिए रहे। ठीक, 1950 से 1962 तक लगभग 12 साल रहे। इसके बाद आते हैं हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भी पहले एक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर ये राष्ट्रपति बने, और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये अपने ऑफिस में डेथ पाए गए, मरे हुए पाए गए। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगले नंबर पे आते हैं वी गिरी। ठीक है, वी गिरी जो है ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। क्यों? क्योंकि जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो था राष्ट्रपति बन गया। अब होता क्या, देखिए समझिए, राष्ट्रपति इन केस अगर अपना पद त्यागता है या उसकी डेथ हो जाती है, किसी वजह से उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, जो उसकी जगह खाली हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, ये याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसी टाइम पर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, हमारे साथ हो चुका है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर जब उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए हैं, उस टाइम पर क्या हुआ, जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहलाता है आपका राष्ट्रपति कार्यवाहक। कार्यवाहक मतलब
कुछ समय के लिए। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज जो है उसे याद रखिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे क्या हुआ, वीवी गिरी जो थे ये बने, ठीक, फिर ये अपना इलाज कराने चले गए। तो फिर क्या हुआ, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखो कार्यवाहक ये भी आ गए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि वीवी गिरी फिर प्रेसिडेंट बने, ठीक है, अगला इलेक्शन जो हुआ, ठीक। अब जब इनका इलेक्शन के लिए खड़े हुए तब वीवी गिरी की जगह पर हिदायतुल्लाह आ गए, क्योंकि जगह खाली थी राष्ट्रपति की। अब वीवी गिरी ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो दूसरी मतगणना में राष्ट्रपति बने। फिर अगले राष्ट्रपति हमारे थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये भी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, है ना, कार्यकाल के दौरान जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, फिर फखरुद्दीन अली अहमद की हुई। फिर आते बीटी जत्ती, बीटी जत्ती जो थे ये भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हो चुके हैं, 3, इसके बाद कोई कार्यवाहक नहीं मिलेगा आपको। फिर नीलम संजीव रेड्डी, ये एक लौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध मतलब इनका अपोज में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये अकेले खड़े थे, ये याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। फिर इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, अपने आप के समय के सबसे खतरनाक राष्ट्रपतियों में से एक ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने जेबीए वीटो, ठीक है, का इस्तेमाल किया था। पोस्ट ऑफिस बिल आया था और उस पोस्ट ऑफिस बिल में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके बिल को अपनी जेब में रख लिया और वापस ही नहीं किया। तो पूरे इतिहास में एक बार अगर वीटो का इस्तेमाल हुआ है तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा हुआ है, राजीव गांधी के समय में, ठीक। चलिए, आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन की खास बात क्या थी, ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति थे। सबसे उम्र दराज मतलब सबसे ओल्डेस्ट, है ना, देख सकते हैं कितनी लेट में, तो ये लगभग सेंचुरी से बस 1 रन पीछे रह गए। देखो सेंचुरी मारने से बस 1 साल, 99 पे इनका विकेट गिरा, है ना। और उससे पहले 80s के 70s 80s में ये बने अपने क्या, हमारे भारत के राष्ट्रपति। फिर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक। इनकी खास बात क्या है, शंकर दयाल शर्मा जिस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे भारत की पॉलिटिक्स में बड़ा उथल पुथल हो रहा था, ठीक है। उथल पुथल मतलब राजीव गांधी की हत्या, उसके बाद नरसिम्हा राव आए, फिर उनकी सरकार गिरी, फिर कोई और आया, बड़े राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे। तो ये भारत के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया। 4 प्राइम मिनिस्टर, आप सोच सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल होता है ना, लेकिन इतनी राजनीतिक उथल पुथल थी कि एक टाइम पर 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने काम किया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा राष्ट्रपति है जिसने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, या सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। फिर आते हैं के आर नारायणा। के आर नारायण जो है ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, ठीक। उसके बाद आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को बहुत ऊपर उठा लिया। और उसके बाद एक जो राष्ट्रपति की छवि लोगों के मन से बाहर होती चली जा रही थी, उस छवि को बहुत ऊपर तक लेके चले गए कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते रहते इस पद की गरिमा को बहुत ऊंचाई तक लेके गए। और राष्ट्रपति जो स्टार्टिंग के राष्ट्रपति थे, उसके बाद
जो राष्ट्रपति का पद धीरे धीरे एक नल एंड वाइड होता जा रहा था, या फिर उसकी जो चमक थी वो खत्म हुई थी, उस चमक को वापस लेके कौन आया? एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इन्होंने भी इतिहास रचा और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, इसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, काफी बेबाक और दागदार राष्ट्रपति। इनका पॉलिटिकल कैरियर हो चाहे इनकी लाइफ हो, ये अपने आप में एकदम सशक्त रहे हैं, अपने डिसीजन को लेकर एकदम फेयर रहे हैं और इनकी जो राजनीति है वो एकदम क्लियर कट है। इसीलिए इनको इसके लिए भारत रत्न भी मिला हुआ है। किसे? प्रणब मुखर्जी को। फिर आते हैं श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो ये करंट में हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये भारत के दलित वर्ग के से बिलोंग करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। पहले कौन थे? KR नारायण। दूसरे नंबर पे आते हैं श्री रामनाथ कोविंद। चलिए, ये तो बात हो गया किसके बारे में? राष्ट्रपति का जो भी एक बोल सकते हैं क्रोनोलॉजी या एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मैंने आपको बताया और समझाया कि किस तरीके से किसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को एक दो बार देखोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को देख लिया, अब राष्ट्रपति से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की हम अगर बात करते हैं तो ये भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उससे संबंधित मुख्य अनुच्छेदों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला उपराष्ट्रपति को डिफाइन करने वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 63। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो बताया था राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 64। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में जब काम करना होता है तो किस आर्टिकल के थ्रू करता है? आर्टिकल 65। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जाकिर हुसैन की डेथ हो गई तो वो कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के फॉर्म में अपग्रेड करने का मौका देता है या आगे बढ़ने का मौका देता है? आर्टिकल 65। ठीक है, और प्रेसिडेंट हु वर्क एज अ वाइस प्रेसिडेंट हु वर्क एज अ प्रेसिडेंट बाय विच आर्टिकल? आर्टिकल 65। ठीक, फिर इसकी क्या निर्वाचन और योग्यता होनी चाहिए और इसका कार्यकाल? आर्टिकल 67 पर। तो देखिए ये सब चीजें जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, इसे ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की योग्यता राष्ट्रपति के बराबर ही होती है ना। 35 साल की उम्र होनी चाहिए इससे कम से कम, और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका अपॉइंट जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वैसे ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन राज्यसभा का होता है तो इसको हटाने का काम किसके हाथ में होता है? राज्यसभा को। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले उपराष्ट्रपति में देखो, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा कर लेना। भारत का पहला उपराष्ट्रपति मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको उन राष्ट्रपतियों के नाम बताने हैं, उपराष्ट्रपतियों के जो राष्ट्रपति बने आगे जाके। जरूर देख लीजिएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, इसकी लिस्ट है, लिस्ट आप देख लोगे तो आपको सब चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चीज़ें बहुत आसानी से ऑन गोइंग फॉर्म में है, बस आपको इसे समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई हमारे किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अब देखो उपराष्ट्रपति के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? या तो वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर राज्यसभा के द्वारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एक प्रस्ताव पारित होगा और सब लोग उस पर राय मशवरा करेंगे तो उपराष्ट्रपति हट जाएगा। लेकिन कहाँ से? राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का सभापति होने की मिलती है, उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती है, इसे याद रखिएगा।
ठीक, करंट टाइम में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने अगले उस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका एक सरदार होता है, हेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रियों का जो प्रधान होता है। ठीक, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद के अंदर मंत्री 3 तरह के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो बहुत ही मुख्य होते हैं, जो सारे मेन डिसीजन लेते हैं। दूसरे राज्य मंत्री जो राज्यों का भार संभालते हैं। उपमंत्री मतलब अन्य मंत्री, है ना, इंडिविजुअल वगैरह। ठीक, इसके अलावा किचन कैबिनेट वर्ड भी एक यूज होता है। किचन कैबिनेट मतलब 3-4 ऐसे लोग जो एकदम प्रधानमंत्री के बहुत करीब हो या पार्टी के बहुत करीब हो और पार्टी के सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो, है ना, खाना पीना रहना सब एक साथ, तो किचन कैबिनेट बोला गया इसे, है ना। तो 4-5 लोग होते हैं। जैसे कि अभी अगर किचन कैबिनेट की बात करें तो अभी किचन कैबिनेट में हमारे पास कौन आएंगे? हमारे होम मिनिस्टर आएंगे, डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो किचन कैबिनेट मतलब वो प्रमुख लोग जो बहुत ही करीब होते हैं, जिनका प्रभाव पूरी पार्टी पर या पूरे मंत्री परिषद पे पड़ता है, वो कहलाते हैं किचन कैबिनेट के लोग। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई। वैसे किचन कैबिनेट वर्ड यूज नहीं है तो इसे याद ना रखिएगा, लेकिन कभी कभार आपको आता है तो ये किचन कैबिनेट क्या है पता होना चाहिए। कैबिनेट मुख्य लोग होते हैं, कैबिनेट मंत्री है, जैसे निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर तो आज तक भारत को मिला ही नहीं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह। इस तरह से कैबिनेट की पोर्टफोलियो पर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिनका काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं सब लोग। ठीक, राज्य मंत्री, उपमंत्री ये सब मंत्री परिषद के ही हिस्से हैं, इनको याद रखिएगा। और इसका जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री इनका हेड होता है, वही सारी मीटिंगें करता है, यही आपका लीडर होता है। कहाँ का लीडर होता है? लोकसभा का, इसे याद रखिएगा। और इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बताने की तो ज़रूरत है नहीं, सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, मोदी जी। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आगे बढ़ते हैं तो भारत का महान्यायवादी। ठीक, ये इसका आखिरी हिस्सा है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है भारत का न्यायवादी। आर्टिकल 176, इसको इंडिविजुअली मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी आपको बताऊंगा, है ना, तो वहां पे पढ़ाया भी होगा। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना तो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह सदन की और उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर। भारत सरकार के सारे मुद्दों पर उसको कानूनी तौर पर रिप्रेजेंटेट करने का काम किसका होता है? महान्यायवादी का। इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 88 के तहत ये संसद की सारी मीटिंग्स में, समितियों में बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है और ये संसद का हिस्सा नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? 5 साल हाई कोर्ट में जज हो या 10 साल सुप्रीम कोर्ट में एज अ वकील काम किया हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी आपकी योग्यता या एलिजिबिलिटी फिट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद महान्यायवादी की एक स्पेशल पावर है जो पेपर में कई बार आई है। ये भारत राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार रखता है। मतलब वो किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकता है, सुनवाई करवा सकता है। ये इसकी एक स्पेशल पावर है। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो उसका 2 पावर है।
पहले संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी सारी समितियों में और संसद की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, सारी सेशन में पार्ट ले सकता है और भारत के किसी भी कोर्ट में, भारत के क्षेत्र के किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकता है और प्रोसीडिंग्स कर सकता है। तो ये इनकी बात हो गई किसके बारे में, भारत के न्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे पहला अटॉर्नी जनरल MC तलवार, सबसे लंबा समय के लिए भी यही रहे और सबसे छोटे समय के लिए सोली सोबरजीत, इसे याद रखिएगा, सोली सोबरजीत सबसे छोटे समय के लिए रहे, है ना। उसके बाद लगातार कई सारे अटॉर्नी जनरल आए, लेकिन करंट टाइम में कौन चल रहा है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इज द करंट अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का कोई टेन्योर या कार्यकाल नहीं होता है, इसका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति करता है। जब तक सरकार है तो सरकार का वकील है, जब सरकार चली गई तो वकील गया, दूसरा आ गया, तो टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, हमने बात करी थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। तो उसी सीरीज में हमारे पास यहाँ पर अगले नंबर पे आता है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका क्या है, कैसे है और क्यों है, उसके बारे में हमें बात करना है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग देख चुके थे। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर जितनी भी मेन चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दिया, उसमें डिटेल में चीज़ें समझा भी दी है और उसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ही स्टेट पर भी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो यहाँ पे कोई खास अंतर नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में, सिर्फ ये याद रखिएगा दोनों का एकदम स्ट्रक्चर सिमिलर है, संरचना एक जैसी है। अंतर जो बनता है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है यहाँ पर उसके एक पॉइंट पर है, जो पॉइंट मैं आपको भी बता देता हूँ, आप समझ में आएंगे। देखिए, जब राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका जो है, राज्य की कार्यपालिका के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं, गवर्नर, मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता। ठीक है, स्टेट में क्या था, स्टेट में था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिमंडल और आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यहां पर कोई वाइस गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कुछ नहीं होता है, यहां पर सिर्फ गवर्नर होता है। जैसे वहां पर वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं होती है। तो वहाँ पर 4 हिस्से थे, यहाँ पर 3 हिस्से हैं, बस ये अंतर आ गया है। राज्य की कार्यपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति गवर्नर, जैसे हमारे भारत के लिए राष्ट्रपति होता है वैसे किसी राज्य के लिए राज्यपाल होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो होता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। ठीक, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, मंत्रिमंडल, 3 चीजें, बहुत छोटा सा हिस्सा है, आसानी से समझेंगे, जानेंगे क्या क्या चीजें यहां पर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर। देखिए, गवर्नर जो होता है यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, रोल एक ही जैसा होता है, लेकिन बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो उन अंतरों को भी समझना है और जानना है, चीज़ों को देखना है। ठीक है, गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 बताता है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन का पहला क्लॉज क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्लॉज क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ही मस्ट अटेन द या कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, है ना, 35 साल का हो, इससे कम का होगा नहीं बन सकता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नर बनने के लिए 2 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए,
वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपकरण के में लाभ के पद पर ना हो, है ना। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग में, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, है ना। ऐसी कोई पोस्ट पर ना हो जिसके लिए उसको अतिरिक्त सैलरी मिल रही हो, है कि नहीं। मान लीजिए आप गवर्नर भी बन गए और स्टेट में किसी और बड़ी पोस्ट पर आप अधिकारी भी बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टेट सेंटर कहीं के आप एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर अगला एलिजिबिलिटी है वह राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये याद रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट जो हमारा होता है, प्रेसिडेंट मतलब हमारा राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी, ठीक है, 12+2 14 लोग जो चुने हुए होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब भाग लेते हैं, साथ साथ सारे एमएलए लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट में सारे एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक। तो ये देखो, ये इनका इलेक्शन हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है, बट इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, किसका, गवर्नर का, ठीक है। गवर्नर कोई चुनता नहीं, ये अपॉइंट होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो मतलब उसके अंदर वो योग्यता हो, ठीक है। वो पागल या दिवालिया ना घोषित किया जा चुका हो, ही हैज नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसेन और इंसॉल्वेंट, ठीक है। ये मेन चीजें हैं जो एक गवर्नर बनने के लिए होनी चाहिए। गवर्नर अपॉइंट होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, अपॉइंट नहीं होते हैं। ये पहला अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए ऑलमोस्ट सब चीजें सिमिलर है, ठीक है, एलिजिबिलिटी की, ठीक। अब इसकी नियुक्ति के लिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 155 के अनुसार, ठीक है, इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल आर्टिकल 156 के अंतर्गत है जो कि 5 साल होता है, ठीक है। आर्टिकल 159 के अंतर इसकी शपथ या ओथ के बारे में बात होती है, ठीक है। और ये जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 233 के अंतर्गत, ठीक है। जिला न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है आर्टिकल 233 के अंतर्गत। और इसके पास देखो एक पावर होती है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास भी है ना। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। स्टेट के अंदर कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो विधानसभा के और विधान परिषद के पास है। अब विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। विधान परिषद, ठीक है, आपका एक विधानसभा तो हर राज्य में होती है ना, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है,
कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में होती थी, वो ख़त्म हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाइफिकेशन के बाद उसका दो हिस्से हो गए और वो एक यूटी में कन्वर्ट हो गया। उसके दो सदनी व्यवस्था को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। अभी उसके नए प्रावधान क्या होंगे ये हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इन 6 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है। 2 सदनीय व्यवस्था मतलब बाई कैमरलिज्म यहाँ पर पाया जाता है। बाई कैमरलिज्म मतलब यहाँ पर 2 सदन है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो स्टेट में कानून बनाने का अधिकार विधानसभा विधान परिषद को है। जहां पर विधान परिषद है वहां पर वो जारी रहेगी। और जब इनका सत्र या सेशन में नहीं होंगे तब क्या होगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर के पास होगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है क्षमा दान करने की शक्ति। संजय दत्त का मामला था, संजय दत्त को मर्सी पिटीशन मिली थी तो गवर्नर के कहने पर, तो वो क्षमा दान का मामला है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 161। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? ठीक है, इसके पास कार्यपालिका की शक्ति, विधायकी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायपालिका की शक्तियां होती हैं। किसके पास? हमारे गवर्नर के पास। गवर्नर की अगर हम बात करें तो इसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल तीनों तरह की पावरें होती हैं। ठीक है, अब जैसा कि प्रेसिडेंट के पास भी थी, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर थी, इमरजेंसी पावर थी, गवर्नर के पास ऐसी कोई दोनों पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर थी, गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक पावर है नहीं। तो ये दोनों में अंतर हो रहा है। अंतर आपको समझ में आ रहा है? इसके पास मूल रूप से ये 4 पावर है ही है। ये 4 पावर प्रेसिडेंट के पास भी थी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास आपकी मिसलेनियस पावर्स हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। ये पावर आपके गवर्नर के पास नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति किसके? गवर्नर की। तो गवर्नर की जब कार्यपालिका की शक्ति की बात करते हैं तो ये अपॉइंट करता है, ये नियुक्ति करता है। किसकी? सीएम, मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आदिवासी कल्याण मंत्री के चेयरमैन जो छत्तीसगढ़ में है उनको अपॉइंट करता है। छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा 4 स्टेट में ये वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, सिर्फ 4 स्टेट में। ये याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, और वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर भी होता है। ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है वैसे राज्यपाल के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो प्रेसिडेंट के पास क्या थी, वो भी अपॉइंट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर को करता है भैया, वो अटॉर्नी जनरल को करता है, इलेक्शन कमिश्नर को करता है, यूपीएससी के मेंबर्स को करता है। ठीक है, और आपका चांसलर होता है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो ये सब पावर्स हैं जो सिमिलर हैं। देखिए आपको एग्जीक्यूटिव पावर के बाद आती है विधायकी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है भैया, देखो ये नॉमिनेट कर सकता है। किसको नॉमिनेट कर सकता है? ठीक है, कुल सदस्यों के 1/6 लोगों को ये नॉमिनेट कर सकता है। कहां पर? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 1/6 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। और ये एक आंग्ल भारतीय को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, नामांकित कर सकता है। और विधान परिषद में, जहां जहां विधान परिषद है वहां पर कितने लोगों को करता है? 1/6, क्योंकि हर राज्य की विधान परिषद का संरचना अलग अलग होती है, इस वजह से 1/6 कुल सदस्यों को कहा गया है।
मतलब अगर 60 लोग हैं तो 60 का 1/6 10 लोगों को कर लेगा, है ना। अगर आपका उसी हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर कम या ज़्यादा है तो सदस्यों की संख्या भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। और इसके बाद एक लेजिस्लेटिव पावर या विधायकी शक्ति क्या होती है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर या विधान मंडल सत्र में ना हो, है ना। इट हैज अ पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ठीक, अब देखो यही लेजिस्लेटिव पावर ऑलमोस्ट सेम प्रेसिडेंट के पास भी है, बस दायरा उनका बड़ा है, इनका दायरा थोड़ा छोटा है। प्रेसिडेंट देखो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ये आपका विधान परिषद में 1/6। प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को करता है, ये विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीयों को करता है। ठीक है, सेम प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने की ताकत होती है आर्टिकल 123 का, और इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213। तो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है, क्या, लेजिस्लेटिव पावर। देखो मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अगर एक भी चीज पढ़ोगे तो दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव पावर से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई। फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर जो है, फाइनेंशियल पावर में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन आपका राज्यपाल करता है, और जुडिशियल की बात करें तो जितने भी जज होते हैं स्टेट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारा गवर्नर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। गवर्नर के पास स्पेशल पावर होती है क्षमा दान करने की। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हमारे पास मंत्री परिषद। मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो देखो मंत्री परिषद का पूरा एक ग्रुप होता है, इनका एक हेड होता है, इनका एक सरदार होता है। ठीक है, इनका एक मेन मंत्री होता है जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री या CM, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, CM या चीफ मिनिस्टर। ठीक, हर राज्य का एक CM होता ही होता है। ठीक है, जो भी लीडिंग बड़ी पार्टी होती है उसमें से वो लोग अपने में से एक CM चुनते हैं जो आमतौर पर उनका सबसे पावरफुल सदस्य होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं उसमें कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, ये सारे यहाँ के मंत्री हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक, कैबिनेट मंत्री वही होते हैं जो बहुत ही प्रमुख होते हैं, उसकी कुछ फिक्स पोर्टफोलियो होता है। इन्हीं कैबिनेट में से जो और ज़्यादा प्रमुख होते हैं वो किचन कैबिनेट के अंदर आ जाते हैं, जो मतलब सारे फैसले लेने में 2-3 लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वो किचन कैबिनेट में आ जाते हैं। राज्य मंत्री मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर आते हैं, उप मंत्री और छोटे लेवल पर हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों का कई प्रकार होता है। मैंने एक स्टैंडर्ड जनरलाइज तरीके से 3 प्रकार में इसे बात रखा है, इसे याद रखिएगा, कैबिनेट, स्टेट एंड सब मिनिस्टर, है ना, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो होता है इसका कार्यकाल, ठीक है, 5 साल का होता है, और पूरे मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, जैसे PM का से कार्यकाल 5 साल का होता है, वैसे यहाँ पर CM का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अगर सरकार गिरती है तो उससे पहले मतलब बोल सकते हो कि विधानसभा भंग होती है, तो भंग कौन करता है, वो भंग करता है गवर्नर। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास है। और विधानसभा अगर भंग होती है तो फिर इनका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो जाता है। जैसे लोकसभा अगर भंग होती है तो भंग होने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, इसी तरह विधानसभा के भंग होने पर CM को इस्तीफा देना पड़ता है। CM जो होता है ये कम्युनिकेटिंग लिंक होता है। कम्युनिकेटिंग लिंक मतलब कम्युनिकेट करने वाला एक बंदा होता है, किसके बीच में, गवर्नर और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल परिषद जो है ये कभी गवर्नर के साथ नहीं बैठते हैं। ठीक है, गवर्नर से सारी मीटिंग कौन करता है, मुख्यमंत्री, और फिर उन मीटिंगों में जो भी निकल के आता है वो मंत्री परिषद तक कौन पहुंचाता है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री एक कम्युनिकेटिंग लिंक होता है, कम्युनिकेट करने का। जिस प्रकार से राष्ट्रपति
और मंत्री परिषद के बीच में प्रधानमंत्री एक कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेट करने का लिंक होता है, उसी तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री का काम होता है। ठीक, सारे डिसीजंस वही लेता है, सारी चीज़ों को वही कनेक्ट करता है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए मंत्री परिषद के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इनको ध्यान रखना। अब ये मंत्री परिषद के बाद हमारे पास एक चीज़ और है जो यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक, वो है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता। इंडिया नहीं, स्टेट होगा, सॉरी, स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या महाधिवक्ता, एक होता है महान्यायवादी, दूसरा होता है महाधिवक्ता, दोनों सिमिलर होते हैं। महान्यायवादी हमके स्टेट के लिए काम नहीं करता है, वो पूरे इंडिया के लिए काम करता है, और महाधिवक्ता जो होता है वो स्टेट के लिए काम करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये आपका विधि सलाहकार होता है। ठीक है, लीगल एडवाइजर होता है, किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे मुद्दों में ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन? आपका एडवोकेट जनरल। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास एक विशेष अधिकार होता है, विधान मंडल की सभी मीटिंगों में और उनकी सभी समितियों में इसके पास बैठने का अधिकार और बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, बोलने और बैठने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसके पास? महाधिवक्ता के पास। ठीक, उसके पास सारी जानकारियां होती हैं। ठीक, वो एक लीगल एडवाइजर होता है। ये इसकी सब पहली पावर है। दूसरी पावर, वो स्टेट के, ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या था? वो इंडिया के, ये स्टेट के किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई कर सकता है। इसे याद रखिएगा। वो क्या था? इंडिया के किसी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, ये स्टेट के किसी भी कोर्ट के सुनवाई कर सकता है। ठीक है, उसको नियुक्त करता था राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति जो करता है, इसकी नियुक्ति करता है आपका गवर्नर या राज्यपाल। और खास बात क्या, इसका भी कोई कार्यकाल, इसका जो टेन्योर होता है, नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, जब सरकार जाती है तो ये भी चला जाते हैं उनके साथ। सरकार जब तक रहती है, कभी कभी क्या होता है, सरकार बीच में इनको चेंज कर देती है। ठीक, ये इनकी मुख्य बातें हैं। अब इसकी योग्यता क्या होगी? ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन या योग्यता, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं या योग्यता की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है, तो भैया ये स्टेट में तो हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता होगी वही इसकी योग्यता होनी चाहिए, है ना? क्या होनी चाहिए भैया? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में दस साल जज हो या
उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट हूं तो काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये अधिवक्ता जो है अटॉर्नी जनरल जैसा ही है, महान्यायवादी जैसा ही है, ठीक है। गवर्नर राष्ट्रपति के जैसा ही है। मंत्रिमंडल दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, दोनों का काम सिमिलर है। मंत्रिमंडल के जो हेड है बस दोनों के नाम अलग अलग है। तो देखा जाए तो अगर आप यूनियन या केंद्र का या संघ के बारे में पढ़ते हो तो राज्य का अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको उसे समझना है, जानना है और उस पर वर्क करना है। जितना आप उस पर वर्क कर लोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या बेसिकली इसका नाम हम बोल सकते हैं संवैधानिक संस्थाएं, है ना। संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं उनके बारे में हमें जानना है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनसे संबंधित आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर निकल के आती है कि व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। तो संवैधानिक संस्था क्या होती है, तो जब हम बात करते हैं तो संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन दो तरह की होती हैं। संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन हमारे पास दो तरह की होती है। पहली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी होती है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। पहली आपकी संवैधानिक और दूसरी आपकी कौन सी होगी, दूसरी होगी आपकी असंवैधानिक। अब संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताएं तो संवैधानिक वो जिनके बारे में संविधान में बताया गया है। दोज बॉडीज या दोज इंस्टीट्यूशन या दोज एरियाज विच वर डिस्क्राइब्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर डिफाइंड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। वो संस्थाएं जिनके बारे में हमारे संविधान में बताया गया वो एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, और वो संस्थाएं जिनके बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक संस्थाएं। अब जब हम असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में या असंवैधानिक संस्थाओं में, ठीक है, हमारे पास फिर दो कैटेगरीज आती है। एक होता है विधिक निकाय, विधिक, और एक दूसरा होता है अविधिक या नॉन स्टैच्यूटरी। एक होता है स्टैच्यूटरी बॉडी, एक होता है स्टैच्यूटरी बॉडी, एक होता है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। विधिक और अविधिक। विधिक मतलब जो विधान, मतलब बाय लॉ बनी हो, है ना। विधिक निकाय मतलब जिनको पार्लियामेंट ने बनाया हो। किसने बनाया? पार्लियामेंट में एक बिल पास करके लाया गया हो। और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको सिर्फ कैबिनेट बनाती हो, कैबिनेट ने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका सीधा सीधा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। ये सब क्या है? ये सब असंवैधानिक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। आज के टाइम में नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है, सोच विचार करने वाली संस्था, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये ना तो विधि के द्वारा पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होकर बनी है, ना तो ये संवैधानिक संस्था है ना। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। और स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
ये सब क्या है, ये सब पार्लियामेंट में एक एक्ट बिल पारित किया गया और वो उस एक्ट के द्वारा बन गए। या फिर सीबीआई है ना, सीबीसी, वो संस्थाएं जो पार्लियामेंट में विधि द्वारा बनी हो, पार्लियामेंट में एक बिल पारित करके बनी हो, है ना, सर्वसम्मति से विधिक निकाय जो होती है वो कौन सी है, ये है, ठीक है। और ये अविधिक निकाय है, मतलब जो सीधे कैबिनेट के अप्रूवल से बनती हो। तो इसे याद रखिएगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल बहुत है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग समझते हैं चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और संवैधानिक संस्थाओं में हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी संवैधानिक संस्था है, और इसकी एक समरी आपको दिमाग में सेट कर लेनी है ना। चलिए देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी संवैधानिक संस्थाएं आपको लिखी हुई दिख रही है। ठीक, ये एक पूरी तरह की समरी है, जिस्ट है। अगर इसको समझ लेते हो तो सब चीज़ें हो जाएंगी, है ना। इसमें देखो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट मतलब ये चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि भाई इनके चेयरमैन जो होते हैं फिक्स तो रहते नहीं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ बदल गए। तो ये देखो, ये आपको अपडेट करने की जरूरत रहेगी लगातार। वैसे तो मैंने ये समय के अनुसार इसे अपडेटेड करा है, लेकिन आगे वाले समय में कभी आप लेक्चर देखते हो इसको तो फिर हो सकता है कि आपको इसे अपडेट करने की जरूरत है। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहली संस्था हमारे पास है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 प्रदीप कुमार जोशी इसके करंट चेयरमैन है, अपडेटेड है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आर्टिकल 315 से 323 के बीच में, और हर राज्य का जो चेयरमैन होता है वो अलग अलग होता है। तो कितने राज्यों का याद रखोगे? यूपीएससी का याद रखो, बस सफिशिएंट है ना। फिर आता है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? फाइनेंस कमीशन। भाई इसका गठन जो होता है राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के तहत, है ना। इस सब पे हम डिटेल बात करेंगे, पहले हम एक समरी देख लेते हैं। और इसके 14 का फाइनेंस कमीशन के वाई.बी. रेड्डी थे, और भी 15 फाइनेंस कमीशन चालू हो गई तो इसके एन.के. सिंह है, एन.के. सिंह। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338 रामशंकर कथेरिया। ठीक, फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338A, है ना, नंद कुमार साय। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगले नंबर पर कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 के अंदर इसे बताया गया है, और इसके करंट पोजीशन पर हमारे जीसी मुर्मू है। जीसी मुर्मू बहुत आम व्यक्ति नहीं हो गए, अब ये खास हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीबी हैं। मतलब जब ये गुजरात में वो सीएम थे तो तब भी वहाँ पर थे, और फिर जम्मू कश्मीर में जब पहला लेफ्टिनेंट बना तो ये वही वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने, और फिर अब इनको रिसेंटली कैग की पोस्ट दे दी गई है ना। इनको याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के। फिर आते हैं हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के तहत हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, क्या होता है, सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। ये एक समरी है। के वेणुगोपाल करेंटली हमारे हैं, है ना, ये हमारे इस करेंटली इस पोस्ट पर हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, जैसे स्टेट के लिए सेंट्रल के लिए यूपीएससी होता है, स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी तरह से सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है ना। आर्टिकल 165 के अंदर बताया गया है, मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपको बताया भी है ना। और हर स्टेट का ये अलग अलग होता है, हर स्टेट का क्या होता है, अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी,
है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बनाया जाता है। आर्टिकल 350B के अंतर्गत है, ठीक है, पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो ये हमारी कुछ संवैधानिक संस्थाएं, उनका नाम, आर्टिकल और करंट पोजीशन पे इसके चेयरमैन कौन हैं, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई कि इसकी मैंने आपको एक समरी बताई। अब इन्हीं को हमें अंदर एक एक करके देखना है, इन पे जानकारी लेनी है, इन पे बात करनी है और एक एक करके चीज़ों को समझना है। चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले नंबर पर, यूपीएससी। यूपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। भारत में क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स की नियुक्ति करने की सबसे बड़ी संस्था होती है। इनका मेन काम क्या होता है, अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं की परीक्षा कराना। चलो फटाफट देखते हैं कुछ चीजें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 315 से 323, आर्टिकल 315 टू 323 डिफाइंड यूपीएससी, ठीक है। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में एक चेयरमैन होते हैं प्लस अन्य सदस्य। सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, 9 से 11 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब जितने भी सदस्य होते हैं, या मूल रूप से चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और चेयरमैन ही मुख्य होता है, तो चेयरमैन का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, है ना। इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 ईयर और 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। और इनका काम क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं कराना, ऑल इंडिया लेवल पर क्या कराना, एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, है ना। जैसे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस के एग्जाम, ठीक है। ऑफिसर लेवल की क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का काम इन्हीं का होता है, किसका, यूपीएससी, ठीक। अब फैक्चुअल डेटा पर आते हैं, ठीक है। प्रथम चेयरमैन सर रॉस बारकर, ठीक है, आजादी से पहले बन गया था, तो आजादी से पहले ही ये चेयरमैन थे। प्रथम भारतीय चेयरमैन एच.के. कृपलानी। तो इस तरह से देखा जाए तो यूपीएससी को हमने बड़ा शॉर्ट में देख लिया, ठीक है। और ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य क्या, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा कराना, पूरे ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास 3 होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारे पास पहली सर्विस होती आईएएस, दूसरी होती आईपीएस, तीसरी आईएफओएस। आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ही होती हैं। चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले उसे पहुँचते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 एंड 281 डिफाइंस फाइनेंस कमीशन। बेसिकली 280 इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन के गठन पे बात करता है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन या संरचना की बात करते हैं। तो जब इसकी संरचना की बात करता है तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आएगी, क्योंकि इस वक्त फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, तो ये आपके पेपर में बनेगा और बार बार आएगा। इसका कार्य क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच, किसके बीच, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति को कैसे वितरित किया जाए, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। भैया वाई.वी. रेड्डी ने अपनी वो दिया था टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब ये कुछ नया तरीका बताएंगे और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दी है, किसने, एन.के. सिंह ने, है ना। कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच आगमों का आवंटन, ठीक है। तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस पैटर्न पर हो, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये यहां पर डिफाइन होता है। ये जो भी फाइनेंस कमीशन होता है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। उसके बाद इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों में रखता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई चालू हो जाती है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 है, मतलब चालू हो गया, है ना। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 5-5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। ये 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है, ठीक।
अब ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसमें एक चेयरमैन तो होता है, चेयरमैन के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले आते हैं शक्तिकांत दास, भारत के पूर्व सचिव, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्टर अनूप सिंह, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जॉर्ज टाउन वॉशिंगटन डीसी में। फिर डॉक्टर अशोक लहरी, ठीक है, बंधन बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये अंशकालीन मतलब टेम्परेरी है, ठीक, लिखा हुआ है। फिर रमेश चंद्र, ये नीति आयोग के सदस्य हैं, ये भी अंशकालीन या टेम्परेरी है, मतलब ये दोनों मेंबर चेंज होंगे इन फ्यूचर। तो कुल मिलाकर फाइनेंस कमीशन में 4+1 5 लोग होते हैं। तो एक तो चेयरमैन आपको पता चल गया, क्वेश्चन आसान आएगा तो चेयरमैन पूछ लिया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो आपको यहां से ही चीजें आएंगी, कहां से, आपके इन बचे हुए 4 चीजों से, है ना। तो इनको याद रखिएगा। चलिए, फाइनेंस कमीशन के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। यूपीएससी के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हम वैसे ही समझेंगे जैसे कि पिछला वाला था, है ना। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग भी आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है और ये बताता है हर राज्य के पास अपने, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ठीक। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में सेम है एकदम यूपीएससी के जैसे। एक चेयरमैन होता है, अन्य सदस्य होते हैं और 9 से 11 के बीच में, कंफर्म नहीं है, बढ़ते घटते रह सकते हैं, है ना। और इनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है और इनका टेन्योर या कार्यकाल जो होता है किसका, चेयरमैन का, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, है ना। लेकिन अब जैसे वहां पर हटाया कौन, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाता है चेयरमैन को। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेयरमैन जो हटता है किसका, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का, उसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है, आपके राष्ट्रपति के पास। तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। देखो, एक हो गया यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एक हो गया राज्य लोक सेवा आयोग। अब कभी कभी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का अधिकार जो है ये हमारे किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राज्यपाल की सहमति से होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे अगले देखते हैं। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्यार मोहब्बत से कैग बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जब हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कैग की बात करते हैं, तो कैग का डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 148 के अंतर्गत मिलता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 कैग को डिफाइन करता है, इसे याद रखिएगा। कैग का कार्यकाल बहुत पूछा जाता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान ही इसको हटाया जाता है। मैंने बोला था इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस। तो कभी अगर पूछा जाए कि कैग को कैसे हटाते हैं, तो हटाने में या तो रेजिग्नेशन दे दें या फिर इसको हटाने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसको बहुत प्रेशर होता है ना। जितने भी घोटाले होते हैं, घोटालों को बाहर कौन लाता है, जितने भी नेता वगैरह जो घोटाले कर ले जाते हैं, है ना, इन घोटालों को बाहर लाने का सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, कैग के ऊपर होता है। तो कैग के ऊपर प्रेशर ना बने, है ना, कि उसको हटा दिया जाए या उस पर कोई लांछन लगा दिया जाए, इसलिए कैग को एकदम क्या रखा जाता है, एकदम पावरफुल रखा जाता है ना। और उसके लिए इसको हटाने की एक जटिल प्रक्रिया रखी गई है, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस। अगर कैग को हटाना है तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा,
और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो प्रस्ताव पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, अगर पूछा जाए कि कैग को कैसे हटाया जाता है तो संसद के द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? ये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? पाथ फाइंडर, है ना, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी को मैंने पार्लियामेंट जब पढ़ाया था तो पार्लियामेंट में बताया था कि हमारे पास पार्लियामेंट में 2 दर्जन से भी ज्यादा कमेटियां हैं, लेकिन हमारे पास जो मुख्य कमेटी है वो 2 है। एक एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, और दूसरी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, है ना। प्राक्कलन समिति का काम होता है बजट बनाना, और वो बजट बनने के बाद सब चीज़ें चल रही प्रॉपर तरीके से, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जो चीज़ें स्टेट्स को दी गई प्रॉपर तरीके से चल रही है, नहीं चल रही, फंडिंग प्रॉपर, पैसे का आवागमन पूरी तरह से हुआ कि नहीं, तो उसके लिए होता है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का मार्गदर्शक कौन होता है? CAG, कैग। कैग की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। और कैग जो होता है ये अपनी रिपोर्ट, या बोल सकते हैं जितने भी खाते होते हैं, किसके? केंद्र सरकार के, ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहाँ रखता है? जो संसद के दोनों पटल पर रखता है। तो कैग जो होता है वो ऑडिट करता है किसके खातों को? केंद्र और राज्यों के खातों को। जितनी भी पैसे, देखो जितना भी सरकार चलती है वो किसके पैसे चलती है? हमारे पैसे से चलती कि नहीं? हम लोग टैक्स देते हैं, वही पैसे से सरकार चलती है। सरकार कहीं अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती है, ठीक, हम लोग टैक्स देते हैं। आप टैक्स देते हो तो आप सोचोगे नहीं मैं टैक्स नहीं देता, भैया सब लोग टैक्स देते हो। एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी तुम खरीदोगे उन सब पर टैक्स लगता है और वो टैक्स हमसे लिया जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स तो अलग ही है, ठीक, उसके अलावा आपके बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो ये टैक्सेस जो हम देते हैं वही सरकार के पास जाता है, सरकार उसको कलेक्ट करके बजट बनाती है। बजट बनाने के बाद वही टैक्स हमारे पास अलग अलग स्कीमों के रूप में आता है ना। अब ये प्रॉपर तरीके से हम तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? सरकार के खाते में जो पैसे आए वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हुए, कोई गबन या घोटाला तो नहीं हुआ? इन सब चीज़ों को ऑडिट करने का काम होता है कैग का। और कैग ही वो व्यक्ति है जो इन सारे घोटालों को बाहर निकालता है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, जितने भी घोटाले होते हैं इनको बाहर लाने का मूल काम कौन करता है? कैग। कैग का काम क्या होता है? खातों को ऑडिट करना, ठीक, इसे याद रखिएगा। और ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है, लेकिन कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, है ना, इसे याद रखिएगा। ये राज्यों के अकाउंट को भी ऑडिट करता है, किसी भी राज्य के अकाउंट को क्या करता है? खातों को भी ऑडिट करता है। और ऑडिट करने के बाद वो रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को क्या करता है? राज्य की विधान मंडल में रखा जाता है। विधान मंडल मतलब कुछ जगह पर विधानसभा, विधान परिषद होती है, कुछ जगह पर सिर्फ विधानसभा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है विधान मंडल। अगर 2 सदनीय व्यवस्था है तो वहाँ पर रखेंगे, अगर 1 सदन है तो वहाँ पर रखेंगे, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों की सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। और भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों पे होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। तो मतलब ये राज्य और संघ दोनों के खातों को क्या करता है? पूरी तरह से ऑडिट करता है, जांच करता है, चेक करता है। तो इसीलिए भारत के पर्स का रखवाला, है ना, जनता के पर्स का रखवाला कैग। कैग का किसका मार्गदर्शन होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये देता है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को। करंट टाइम में GC मुर्मू इस पोस्ट पर है। कैग एक व्यक्ति होता है लेकिन इसके अंदर 10,000 लोग काम करते हैं, ठीक। अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स
हमने कारवार देख लिया। अब कुछ फैक्ट देखो, ये जीसी मुर्मू साहब हैं, आप देख सकते हैं कि 14 नंबर के ये कैग बने हैं, है ना, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले कैग का जो पोस्ट है वो कब आई, ये पेपर में क्वेश्चन आता है 1858 में, ठीक है। और 1858 में ये पोस्ट आई और पोस्ट बनने के बाद 1960 में सर एडवर्ड ड्रम्ड पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। पहले ये पोस्ट का नाम था महालेखाकार, ऑडिटर जनरल, ठीक है। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर उसके बाद 1884 में इसका नाम बदल के भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में जाना गया। तो जो मूल स्वभाव का नाम आज आप देख रहे हैं वो कब पढ़ा, 1884 में। कब पढ़ा, 1884 में, है ना। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखो बिहार में, यूपी में हर जगह इलेक्शन है, तो उसमें मेन रोल यही निभाता है। केंद्र के इलेक्शन में तो उठा इनकम आता ही है, ठीक है। चलिए इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला एरिया है। आर्टिकल 324 बताता है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग में कंपोजिशन देखो, अभी तो करंट टाइम की कंपोजिशन बता रहा हूं, मूल रूप से सिर्फ एक ही व्यक्ति होता था इसमें, लेकिन अभी इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है। पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में मल्टी मेंबर बॉडी है। आज के टाइम में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं ना। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी इसके साथ 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना। 1950 से 1979 1950 1989 तक ये सिर्फ एक व्यक्ति होता था, ठीक है, ठीक। 1989 में क्या हुआ भाई, 1989 में हमारे जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया था कि वोट करने की उम्र 21 साल से घटाकर, वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर कितनी कर दी थी, 18 साल, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन के तहत, और 61वें संविधान संशोधन के तहत जब वोट करने की उम्र घटाकर 21 से 18 कर दी तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वोटिंग की लिस्ट में आ गए। अब इनके लिए क्या है, एक व्यक्ति इस काम को नहीं संभाल सकता था, तो 1989 में राष्ट्रपति ने 2 और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए, तो ये हो गया मल्टी मेंबर बॉडी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे मुख्य व्यक्ति होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, मुख्य निर्वाचन आयोग। ये पूरे निर्वाचन आयोग को देखता है, ठीक है। इसका काल जो होता है किसका, इसके मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल, और जो अन्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो तो 6 वर्ष हो, लेकिन 62 साल होता है। वो बाद में प्रमोट होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या भारत का प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, और ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। हटने का तरीका क्या है, या तो रिजाइन कर दें या फिर, ठीक है, या फिर इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। इनको पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, है ना। मतलब चुनाव चिन्ह के आवंटन से लेकर, ठीक है, पार्टियों को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, किसको नेशनल पार्टी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इन सब सारी चीज़ें के पैमाने या चुनाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को नियोजित करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 324, 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है, यहां पर बताया गया कि इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनका सुप्रीम कौन है, आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो भी यही कराता है ना। सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन सबका जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 325 बताता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके धर्म, जाति या फिर लिंग के अनुसार हम वोट देने के से वंचित नहीं कर सकते अगर वो भारत का है तो, है ना। और आर्टिकल 326 बोलता है, क्या बोलता है कि विधानसभा और लोकसभा का जो भी इलेक्शन होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या वयस्क मत अधिकार पर होगा। मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर आर्टिकल 327 बताता है कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल के इलेक्शन से संबंधित कानून को में बदलाव करने का, है ना। और इसी तरह से आर्टिकल 328, ठीक है, लेजिस्लेचर को पावर देता है और सारे कानून बनाने के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, मूल रूप से ये आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी ताकि आपको पता चल जाए कि किस आर्टिकल में क्या है और कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का सिंबल है। ठीक, और पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में और समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसमें मतलब वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। मतलब बोल सकते हो मोटी मोटी सीधी सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ये भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील। ठीक है, अगर हम भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मंत्रिमंडल में भी नहीं होता है, लेकिन उनकी सारी समितियों में बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कौन होता है? ये भारत का विधि अधिकारी होता है, लीगल एडवाइजर होता है, भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, ये कहीं पर का भी सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 88 ये बताता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता मतलब अगर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? इसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 2 एलिजिबिलिटी होती है। या तो आप सुप्रीम कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहे हों, अधिवक्ता रहे हों, या फिर निचले कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निचला कोर्ट कौन सा है? आपका हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों। दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी पूरी होगी तो आप ये बन सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए ये बेसिक होना चाहिए। आमतौर पे जितने भी अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल वकील रह चुके होते हैं। जज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता, अभी तक इतना नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर जितने भी अटॉर्नी जनरल हुए हैं वो सब आपके वकील हैं। ठीक, अब देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 2 स्पेशल पावर है। पहली पावर ये वाली कि भैया वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, सुन सकता है और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में बैठ सकता है। मतलब
आप वकील, आप लीगल एडवाइजर, तो आप इसे कुछ छुपा नहीं सकते। ठीक है, भारत सरकार के सारे केसेस में भारत सरकार को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरी इसकी जो पावर है, स्पेशल पावर जो पूछी जाती है, कई पेपरों में आ चुकी है, ये भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। मतलब वह कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है। तो ये इस पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे तो ये पूछा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि करेंटली हमारे पास अटॉर्नी जनरल की जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं। तो देखो, भारत में अटॉर्नी जनरल बहुत सारे हुए और सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए और पहले नंबर पर आपके MC सीतलवाड़, ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहे, है ना। फिर लगातार कई सारे अटॉर्नी जनरल आए, लेकिन इसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सोली सोराब जी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद आपने जो करंट चल रहे हैं, ये आपके चल रहे हैं कौन से? के वेणुगोपाल। ठीक है, इनका कार्यकाल कोई नियत नहीं होता है ना। सरकार जब तक रहती है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति के ने जब चाहे इनको हटा सकता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हो गए क्या, हमारे भारत के संवैधानिक संस्था, है ना। जितने भी संवैधानिक चीज़ें हैं या संवैधानिक व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं, बॉडीज़ हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, इनको जाना है, समझा है। तो आज का ये लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं। इससे रिलेटेड MCQs को आप प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार लेक्चर को देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।